दफ्तन टेलीफोन की घंटी बजी और सोफे पर दराज शख्स उठ बैठा। इसने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर दोबारा घंटी बजने पर इसने करीबी मेज पर रखे फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, राजेश स्पीकिंग, इसने माउथ पेस में कहा। रामा राव बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। यस ऑफिसर, कैसे याद किया है? राजेश नामी शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा चीफ तुमसे ट्रांसमीटर पर बात करना चाहता है। रामा राव की आवाज आई। ओह, खैरियत? राजेश ने चौंकते हुए कहा, मालूम नहीं, तुम फौरन मेरे पास पहुंचो, मैं सिफारत खाने में ही हूँ। ओके, रामा राव ने कहा। हत जनाब, मैं 10-12 मिनट में पहुंच रहा हूँ, राजेश ने कहा। दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज आई तो इसने भी रिसीवर करेडल पर डाल दिया। फिर वो उठा और कमरे से निकल आया। राहदारी में एक स्टेन गिनबरदार शख्स टहल रहा था। सुनो, राजेश ने इसे मुखातिब किया, मैं जरा सिफारत खाने तक जा रहा हूँ, कोई कॉल आए तो अटेंड कर लेना। राइट बॉस, गिनबरदार ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, और राजेश बरामदे की तरफ बढ़ गया। कार मौजूद थी। वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके कार गेट की तरफ बढ़ा दी। गेट पर मौजूद अलिफ का आदमी ने गेट खोल दिया। बाहर सड़क पर आकर राजेश ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इसने सोचा अगर इसके पास वसीहिता अमल का ट्रांसमीटर मौजूद होता तो इसे सिफारत खाने जाने की जरूरत ना पड़ती और वो घर बैठे हेडक्वार्टर की कॉल मौसूल कर लेता। 10-11 मिनट बाद इसने एम्बेसी एरिया में वाक़ अपने सिफारत खाने के गेट पर कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। गेट पर मौजूद मुसल्ला मुहाफिज ने इसकी तरफ देखा और राजेश ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर इसे थमा दिया। मुहाफिज ने कार्ड पर नजर डाली और कार्ड वापस करता हुआ मुअद्दिबाना लहजे में बोला, जनाब, आप अंदर जा सकते हैं, राव साहिब आपके मुंतजिर हैं। यकीनन रामा राव ने पहले से मुहाफिज को राजेश की आमद का बता रखा था। राजेश पलटकर कार में बैठा और मुहाफिज ने गेट खोल दिया। राजेश ने कार आगे बढ़ाई। इसने बरामद से के दाएं जानिब कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आया। बरामदे में रामा राव कारदली खड़ा था। इसने मुअद्दिबाना लहजे में राजेश से कहा, मेरे साथ आए जनाब, और पलट कर चल दिया। राजेश इसके पीछे कदम उठाने लगा। राहदारी में आकर अर्दली सफीर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर इसने आहिस्ता से दस्तक दी। कम ऑन। अंदर से रामा राव की आवाज सुनाई दी। अर्दली ने दरवाजा खोला और राजेश अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर एक भारी भरकम शख्स बैठा था जो कि सफीर रामा राव ही था। राजेश ने इसे सलाम किया और इसके इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। रामा राव ने मेज की एक दराज खोलकर इसमें से एक ट्रांसमीटर सीट निकाला और मेज पर रख दिया। 2 मिनट इंतजार करो, इसने अपनी रेस्ट वॉच पर वक्त देखते हुए कहा, और राजेश इंतजार करने लगा। इसकी निगाहें ट्रांसमीटर पर मरकूज थी। तकरीबन 2 मिनट बाद ट्रांसमीटर से सिग्नल नशर होने लगा। रामा राव ने 2 बटन ऑन कर दिए और ट्रांसमीटर से एक आवाज उभरने लगी, हेलो मिस्टर राव, कर्नल शान कॉलिंग, ओवर। यस ऑफिसर, रामा राव अटेंडेंट, राजेश मौजूद है, ओवर। रामा राव ने कहा, हेलो राजेश, ओवर। ट्रांसमीटर से कर्नल शान की आवाज खारिज हुई। यस चीफ, राजेश बोल रहा हूँ, हुक्म फरमाए, ओवर। राजेश, हमारे एक अहम दिफाई मंसूबे की फाइल चोरी हो गई है, कर्नल शान कहने लगा। ये मंसूबा पाकिशिया के खिलाफ है। अगर वो फाइल पाकिशिया पहुंच गई तो सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा, ओवर। ओह, राजेश चौंक कर बोला, मैं समझा नहीं चीफ, ओवर। वजारत दिफा के रिकॉर्ड रूम से जो फाइल चोरी हुई है वो टॉप सीक्रेट है और अंदेशा है कि अगर वो फाइल इमरान X2 तक पहुंच गई तो वो हमारे मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए फौरन इधर का रुख करेंगे। जबकि हमारे मंसूबे का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में अभी 10 दिन बकाया है। चुनांचे तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस को 10 दिन तक उधर का रुख ना करने दो, ओवर। राइट सर, लेकिन फाइल कैसे चोरी हुई और किसने की, ओवर। राजेश ने पूछा और दूसरी जानिब से कर्नल शान तफसील से किस्सा सुनाने लगा।
रामा राव खामोश बैठा इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। अब बेफिक्र हैं जनाब, राजेश ने कर्नल के खामोश होने पर कहा। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि वो फाइल सीक्रेट सर्विस तक पहुंचने ही ना दूं, और अगर वो पहुंच चुकी है तो फिर इस सीक्रेट सर्विस को ऐसा अलझेव आएगा कि वो यहाँ से बाहर भी ना जा सकेगी और इसे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो हमारे मुख का रुख कर सके। ओवर। गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को है, कर्नल शान ने कहा। तुम मिस्टर राव से ये ट्रांसमीटर ले जाओ और मुझे वहाँ के हालात से मतला करते रहो। फिर कर्नल ने रामा राव को मुखातिब करके कहा, मिस्टर राव, ट्रांसमीटर चंद दिन के लिए राजेश को दे दिया जाए। ओवर। बहुत बेहतर ऑफिसर। और कोई हुक्म? ओवर। रामा राव ने अदब ने कहा। नो थैंक्स, कर्नल शान ने कहा। ओवर इंडल। रामा राव ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उठाकर राजेश की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने गहरी निगाहों से लड़की का जायजा लिया जो मेकअप में मालूम होती थी। इसके मेकअप का एहसास इमरान को इसी वक्त हो गया था जब इसने अपनी आमद का मकसद बताया था। शुस्ता उर्दू बोलने के बावजूद इसका लहजा गैर मुल्की महसूस हुआ था। मैं ही इमरान हूँ, इसने एक लम्हा बाद लड़की से कहा, और इसके बिलमुकाबिल दूसरे सूनी पर बैठ गया। लड़की इसके जुमले पर बेसाख्ता चौंकी और इसकी आंखों में बेयकीनी के आसार इमड़ आए। किया, इसने मतेराना लहजे में कहा। किया वाकई अब इमरान है? जी हाँ, बदकिस्मती से मैं इमरान ही हूँ। इमरान ने सर को हिलाते हुए कहा। तुम गालिबन तुर्की अदाकारा पान सानुची हो? ओए नाजा सानुची। लड़की ने जल्दी से नाम दुरुस्त किया मगर इसकी हैरत दोचंद हो गई थी। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं तर्क हूँ? असल में पीली पत्ती वाला पान खाते खाते मुझे पानों की पहचान हो गई है, और सानुची पान मेरी पसंद है। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। मगर मैं नाजा सानुची नहीं हूँ। वो मुस्कुराई। तो फिर छूटी इलायची होंगी। इमरान ने लापरवाही से कहा। नामों में किया रखा है, मेरा नाम भी इमरान की बजाय शैतान हो सकता है। अब बहुत दिलचस्प आदमी है। वो हंस पड़ी। सॉरी, वो जल्दी से बोली। मुझे गोशी उस्मान कहते हैं, मगर यहाँ तो गोश्त की मुअन्नस को गोशी नहीं गोश्त ही कहा जाता है। इसने हमाकत आमेज लहजे में कहा। ये मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक तर्क सीक्रेट सर्विस से है। वो मुस्कुराती हुई बोली, और इमरान बेसाख्ता चौंक पड़ा। अगरचे वो इसके लहजे से पहचान गया था कि वो तर्क है, लेकिन इसके सान विगमान में भी ना था कि वो तर्क सीक्रेट सर्विस की रुकन होगी। एक बिरादर इस्लामी मुख की जासूसा का इसके पास आना इंतहाई अहम हो सकता था। चुनांचे वो फौरन ही संजीदा हो गया। इसके चेहरे पर सुंजयदगी देखकर गोशी एक बार फिर मुतैयर नजर आने लगी। तुम्हारे चीफ पाशा कैसे हैं? इमरान ने तर्क सीक्रेट सर्विस के सरबरा का नाम लेकर पूछा। ठीक हैं, गोशी ने कहा। मुझे उन्होंने ही आपके पास भेजा है। अफसोस, मैं इस बार उनकी कोई खिदमत नहीं कर सकूंगा। इमरान ने माजरत आमेज लहजे में कहा। किया मतलब? कैसी खिदमत? गोशी चौंकी। दरअसल मैं पाशा को हर साल आमों का तोहफा भेजा करता हूँ। इस बरस मेरे खेतों में आम काश्त नहीं हो सके और जो गुज़श्ता बरस काश्त किए थे वो अभी कच्चे हैं। गोशी ने हैरत आमेज निगाहों से इमरान की तरफ देखा, लेकिन इमरान चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी किए बैठा था। इसलिए वो बेचारी ये समझने से कासिर रही कि इमरान की बात को मजाक के खाने में फुट करे आसंजीदगी के खाने में कि आम खेतों में काश्त नहीं होते थे। साहिब, इसी लम्हे किचन से सुलेमान की आवाज बुलंद हुई। अब इसे आमों का लालच मत दे, वो नहीं फंसेगी। किया बिक रहे हो खबीस? इमरान रहा। ये तुर्की से आई है और हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, तो फिर मुझे मेज़बानी का शर्त हासिल करने दे। अब का मेहमान मेरे दिल का मेहमान है। इमरान ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, करो मेज़बानी, लेकिन ये ज़हन में रखना कि ये आम लड़की नहीं, खतरनाक जासूसा है। अरे तो मैं कौन सा ईरा भरा नथूख रहा हूँ? किया अब वो केस भूल गए जिसमें मुझे मौत का फरिश्ता बनना पड़ा था। सुलेमान की आवाज़ आई। अभी गुज़श्ता माह भी मैंने बैरूत में एक्शन और सस्पेंस के कई बाब रकम किए हैं। अब का मुलाजिम काफ़ी दिलचस्प आदमी है। गोशी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद।
کیا تم اس میں دلچسپی لینے کے لیے ترکی سے یہاں دوڑی چلی آئی ہو؟ عمران نے ناگوار لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، میں صرف اب سے ملنے آئی ہوں۔ مل چکی ہو تو اب ملنے کا مقصد بھی واضح کر دو، ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، وہ احمقانہ لہجے میں بولا۔ گوشی نے دوسری جانب رخ کر کے اپنے لباس میں سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا اور پھر عمران کی طرف منہ کر کے لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ لیتے ہوئے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس میں ایک مائکرو فلم ہے، پہلے اسے محفوظ کر لے، وہ بولی۔ عمران چونکا۔ اس نے لفافہ چاک کر کے اس میں پڑی مائکرو فلم پر نظر ڈالی اور لفافہ کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ میں ایک ہفتہ پہلے راجیشیا گئی تھی اور وہاں سے کل وطن واپس پہنچی تھی، گوشی کہنے لگی۔ وہاں میں تفریح ہی گئی تھی، لیکن اتفاقاً نئی دہلی کے ایک ہوٹل میں میری وزارت دفاع کے سینئر آفیسر سے دوستی ہو گئی۔ اس سے مجھے راجیشیا کے ایسے خفیہ منصوبے کا پتہ چلا جو پاکیشیا کی سلامتی کے خلاف ہے۔ میں نے اس آفیسر کو شادی کا دھانسا دے کر اس منصوبے کا متعلقہ فائل حاصل کیا اور فائل میں موجود کاغذات کی مائکرو فلم تیار کر کے فائل واپس کر دیا، لیکن دوسرے دن ہی وزارت دفاع کو علم ہو گیا کہ وہ آفیسر ایک دن کے لیے فائل اپنے گھر لے گیا تھا۔ چنانچہ جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ فائل کی مائکرو فلم تیار کی گئی تھی۔ دراصل فائل کے کاغذات پر ایک ایسا کیمیکل لگایا گیا تھا جو فلیش لائٹ کی روشنی پڑنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر فائل کے کاغذات کی رنگت زرد پڑ جاتی تھی۔ وہاں کی سیکرٹ سروس میرے پیچھے پڑ گئی، مگر میں ان سے بچ کر اپنے وطن چلی گئی۔ چیف نے مجھے حکم دیا کہ میں فوری طور پر فائل کی فلم آپ کے حوالے کر آؤں تاکہ آپ راجیشیا کے منصوبے سے قبل از وقت آگاہ ہو کر اپنا بندوبست کر لیں۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے کی جانب سے ایک بے آواز گولی آئی اور گوشی کے حلق سے ایک کربناک چیخ خارج ہوتی چلی گئی۔